जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गूगल स्टडी पॉइंट पे। आज हम आपके लिए लाए हैं बाजार संतुलन, जो कि इकोनॉमिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। क्या है? बाजार संतुलन। उसका हमने आप लघु उत्तरीय क्वेश्चन, क्या है? लघु उत्तरीय क्वेश्चन, जिसका टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन है हम 4 क्वेश्चन, जिसका लघु उत्तरीय का आज हम विद डिटेल यानी आंसर सहित आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है? जो चैप्टर क्या है हमारा? बाजार संतुलन, जो कि 12th इकोनॉमिक्स है। क्या है? 12th इकोनॉमिक्स एंड बीए ग्रेजुएशन के लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। ठीक है? तो आप अगर आप बीए का स्टूडेंट है या तो आप 12th का स्टूडेंट है, दोनों के लिए ऐसे तो स्पेशली ये वीडियो क्या है? 12th के लिए है। अगर आप बीए ग्रेजुएशन भी कर रहे हो या सब्सिडरी में आपकी ज्योग्राफी है तो ये वीडियो भी आपके लिए भी हेल्पफुल है। ठीक है? तो अब बिना देरी के हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको समय टू समय हमारी वीडियो मिलता रहे और आप अपने स्टडी को एकदम लगातार और सीरियल ढंग से करते रहें। हमारे चैनल पे आपको एकदम चैप्टर वाइज पढ़ाई होगी विद फुल डिटेल एंड सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव, सभी चीज़ों को एक साथ लेकर चला जाएगा, ताकि आपके एग्जाम में हम काफ़ी ज़्यादा हम और हमारे चैनल आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सके। चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को, जिसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा कि बाजार को परिभाषित कीजिए। क्या कह रहा है कि बाजार को परिभाषित कीजिए। यही हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बाजार को परिभाषित कीजिए, जिसका आंसर हमने लिखा है उत्तर, जो हम आपको अभी पढ़ के बताते हैं। चलिए, उत्तर कह रहा है कि बाजार का आशय क्या है? बाजार का आशय किसी स्थान से नहीं वरन उस समस्त क्षेत्र से होता है जहां किसी वस्तु के क्रेता और विक्रेता फैले होते हैं। अर्थशास्त्र में बाजार ऐसे क्रेताओं एवं विक्रेताओं से संबंधित है जिनकी क्रियाएं वस्तु की उस कीमत को प्रभावित करती है जिस पर वस्तु बेची जाती है। फिर से हम पढ़ के आपको बताते हैं कि बाजार का आशय किसी स्थान से नहीं वरन उस समस्त क्षेत्र से होता है जहां किसी वस्तु के क्रेता और विक्रेता फैले होते हैं। अर्थशास्त्र में बाजार ऐसे क्रेताओं एवं विक्रेताओं से संबंधित है जिनकी क्रियाएं वस्तु की उस कीमत को प्रभावित करती है जिस पर वस्तु बेची जाती है। चलिए हम इसको थोड़ा समझाने का आपको प्रयास करते हैं। कह रहा है कि बाजार का आशय यानी बाजार का मतलब, बाजार का अर्थ किसी स्थान से नहीं है। क्या है? किसी विशेष स्थान से नहीं कि वही हमारा बाजार होगा, वरन यानी उस समस्त क्षेत्र से होता है जहां किसी वस्तु के क्रेता यानी खरीदार और उस वस्तु के विक्रेता फैले होते हैं, यानी वो वहां पे फैले हो जहां पे वस्तु के खरीदार हो और वस्तु को विक्रेता यानी उसको बेचने वाले हो। और साथ में बाजार ऐसे क्रेताओं एवं विक्रेताओं से संबंधित है जिनकी क्रियाएं वस्तु की उस कीमत को प्रभावित करती है जिस पर वस्तु बेची जाती है। देखिए, बाजार का मतलब क्या है? बाजार पे वहाँ पे बहुत सारे क्रेताएं होते हैं, बहुत सारे विक्रेताएं होते हैं, जिसके कारण वहाँ पे कंपटीशन वाली बात होती है। क्या होती है? कंपटीशन वाली बात। यहाँ पे जैसे एक दूसरे के ग्राहक और एक दूसरे कस्टमर वो सब कंपटीशन करते हैं कि वहाँ वो बगल वाले इतना में बेच रहा है तो हमें भी इतना में बेचना होगा, नहीं तो हमारी वस्तुएं नहीं बिकेगी। इसलिए बाजार की कीमत को भी, बाजार क्या है कि कीमत को भी प्रभावित करती है कि जिस पर वो वस्तु बेची जाती है। चलिए, ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का उत्तर था। हम देखते हैं अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन को। दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि समय के आधार पर बाजार के विभिन्न प्रकारों को उल्लेख कीजिए। क्या है? समय के आधार पर बाजार के विभिन्न प्रकारों को उल्लेख कीजिए। यही हमारा क्वेश्चन है कि समय के आधार पर बाजार के विभिन्न प्रकारों को उल्लेख कीजिए, जिसका उत्तर हमने विद डिटेल, फुल डिटेल के साथ हमने लिखा है, जो अभी हम आपको पढ़कर बताते हैं। कह रहा है किसी वस्तु का बाजार वह क्षेत्र है, किसी वस्तु का बाजार वह क्षेत्र है जिसमें वस्तु के क्रेता और विक्रेता एक दूसरे के संपर्क में हो तथा वस्तु के विनिमय सौदे होते हैं। मूल्य निर्धारण में मांग और पूर्ति के सापेक्षिक महत्व को स्पष्ट करने के लिए समय के आधार पर मार्शल ने बाजार को निम्न 3 भागों में बांटा है। जो कि मार्शल है, क्या है? मार्शल हमारी अर्थशास्त्री है, वो हम समय के आधार पर, क्या है? समय के बेस्ड ऑन टाइम, समय के आधार पर बाजार को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है, जिसका हमारा ए नंबर है बाजार काल। क्या है? बाजार काल। देखिए, बाजार काल, इसको हम डिटेल के साथ बताते हैं। इस काल में मांग के बढ़ने पर पूर्ति को नहीं बढ़ाया जा सकता। संक्षेप में, पूर्ति सीमित रहती है। नासवान वस्तुओं को पूर्ति को कमी भी नहीं किया जा सकता, परंतु टिकाऊ वस्तुओं की पूर्ति को उचित मूल्य मिलने पर कम अवश्य किया जा सकता है। उचित मूल्य न मिलने पर कम अवश्य किया जा सकता है। देखिए, कह रहा है कि बाजार काल, इस काल में मांग के बढ़ने पर पूर्ति नहीं बढ़ाया जा सकता। देखिए, जैसा कि कहा जाता है कि हमारी अर्थशास्त्र कहता है कि मांग जब बढ़ती है तो क्या होती है? पूर्ति को भी बढ़ाया जाता है, और जब मांग जब घटती है तो पूर्ति को भी घटाया जाता है। क्या?
तो कह रहा है कि किसी वस्तु का बाजार काल, इस काल में मांग के बढ़ने पर पूर्ति को नहीं बढ़ाया जा सकता। अगर बाजार काल हो तो उसमें अगर मांग बढ़ती है तो क्या होगा, पूर्ति को नहीं बढ़ाया जा सकता है। संक्षेप में पूर्ति सीमित रहती है। क्या है कि पूर्ति सीमित है, फिक्स है हमारा कि यहाँ इतना ही पूर्ति होगा। उसके बाद कह रहा है कि नाशवान वस्तुओं की पूर्ति को कमी नहीं किया जा सकता। वैसी वस्तुएं जो नाशवान होती है, क्या होती है, नाशवान होती है, खत्म होने वाली होती है, उस तरह की वस्तुओं की पूर्ति को कम भी नहीं किया जा सकता। परंतु हाँ, टिकाऊ वस्तुएं क्या होता है, जिसका लॉन्ग लाइफ होता है, जो टिकाऊ वस्तुएं होती है उसकी पूर्ति को उचित मूल्य न मिलने पर कम अवश्य किया जा सकता है। यानी जो लॉन्ग लाइफ वस्तुएं होती है, अगर उसका उचित मूल्य नहीं मिलता है तो हम क्या करेंगे, उसकी पूर्ति को कम अवश्य किया जा सकता है। बी नंबर है कि अल्पकाल। क्या है, अल्पकाल। क्या है, अल्पकाल। तो देखिए इसको डिटेल के साथ देखते हैं। तो इस काल में मांग में वृद्धि होने से पूर्ति को उस स्तर तक बढ़ाया जा सकता है जो स्थिर साधनों के पूर्ण प्रयोग तथा परिवर्तनशील साधनों के अधिक प्रयोग से संभव हो सकता है। इस काल में उत्पादन वृद्धि के लिए मौजूदा कल कारखानों का अधिक प्रयोग किया जाता है। क्या है कि इस काल में मौजूदा कल कारखानों फैक्ट्रियों का क्या किया जाता है, अधिक प्रयोग किया जाता है। नए कारखाने नहीं लगाए जाते हैं। क्या है, अल्पकाल में क्या होता है, नए कारखाने हमारे नहीं लगाए जाते हैं। देखिए जिसका सी है अब नेक्स्ट, दीर्घकाल। क्या है, दीर्घकाल। यह एक अस्थायी स्थिति है। क्या है, यह एक अस्थायी स्थिति है। इस काल में मांग और पूर्ति में पूरा तालमेल होता है। क्या होता है, मांग और पूर्ति में पूरा तालमेल होता है। मांग के बढ़ने पर पूर्ति वृद्धि के लिए अस्थायी व्यवस्था की जाती है। क्या, मांग के बढ़ने से पूर्ति वृद्धि के लिए अस्थायी व्यवस्था की जाती है। इसके विपरीत मांग में कमी होने से सदा के लिए उत्पादन क्षमता को कम कर दिया जाता है। क्या है कि अगर दीर्घ काल में अगर मांग में कमी हो, क्या है, दीर्घ काल में अगर मांग में कमी हो तो उत्पादन क्या है, मांग में कमी होने से सदा के लिए क्या, हमेशा के लिए उत्पादन क्षमता को कम कर दिया जाता है। जो कि हमारी उत्पादन होती है क्षमता जितना भी होती है, 100 टन 500 टन जितना भी हो, उसको क्या कर दे, कम कर दिया जाता है। वो भी सदा के लिए, यानी हमेशा के लिए। चलिए ये हमारा क्वेश्चन 2 का आंसर था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 यानी प्रश्न 3। प्रश्न 3 हमारा कह रहा है कि बाजार संतुलन की व्याख्या कीजिए। क्या कह रहा है कि बाजार संतुलन जो था हमारा क्वेश्चन, उसको अब क्या कह रहा है, बाजार संतुलन की व्याख्या कीजिए। जिसका हमारा उत्तर देखते हैं हम। उत्तर कह रहा है वह स्थिति जिसमें परिवर्तन की कोई प्रवृत्ति नहीं होती है। क्या है कि वह स्थिति जिसमें परिवर्तन की कोई प्रवृत्ति नहीं होती है उसे साम्य या संतुलन की स्थिति कहते हैं। क्या है, उसे साम्य या संतुलन की स्थिति कहते हैं। साम्य की अवस्था में मांगी गई मात्रा तथा पूर्ति की गई मात्रा समान होती है। क्या है, समान होती है। मांग व पूर्ति में परिवर्तन करने के लिए किसी के लिए कोई प्रेरणा नहीं होती है। बाजार संतुलन की अवस्था में सभी फर्मों द्वारा की गई आपूर्ति व सभी उपभोक्ताओं द्वारा की गई मांग के बराबर होती है। संतुलन की अवस्था में ना तो फर्म और ना ही उपभोक्ता किसी परिवर्तन की इच्छा करते हैं। ये था हमारा क्या कि बाजार संतुलन की व्याख्या करना था। वो विध हमने व्याख्या करके आपको बताया कि बाजार संतुलन की व्याख्या ये था हमारा कि वह स्थिति जिसमें परिवर्तन की कोई प्रवृत्ति नहीं होती है। क्या है, परिवर्तन की कोई प्रवृत्ति नहीं होती है, उसमें साम्य या संतुलन की स्थिति कहते हैं। क्या कहते हैं, साम्य या संतुलन की स्थिति। साम्य की अवस्था में मांगी गई मात्रा तथा पूर्ति की गई मात्रा समान होती है। क्या है, पूर्ति की गई मात्रा समान होती है। मांग व पूर्ति में परिवर्तन करने के लिए किसी के लिए कोई प्रेरणा नहीं होता है। बाजार संतुलन की अवस्था में सभी फर्मों द्वारा की गई आपूर्ति और सभी उपभोक्ताओं द्वारा की गई मांग के बराबर होती है। संतुलन की अवस्था में ना तो फर्म और ना ही उपभोक्ता किसी परिवर्तन की इच्छा करते हैं। यहाँ पे फर्म नहीं होगा, फर्म होगा, फर्म। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं यानी प्रश्न 4 कह रहा है कि बाजार की प्रमुख विशेषताएं क्या है। जो हमारा क्वेश्चन था उससे पहले हमने बताया कि बाजार की परिभाषा। अब यह है कि हमारा कि बाजार की प्रमुख विशेषताएं क्या है, बाजार की प्रमुख विशेषताएं क्या है। चलिए उत्तर को देखते हैं। उत्तर हमारा कह रहा है बाजार की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। क्या, बाजार की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। ए नंबर, अर्थशास्त्र में बाजार शब्द का अर्थ किसी स्थान विशेष से नहीं होता है। जैसा कि हमने ऊपर भी आपको बताया कि अर्थशास्त्र में बाजार शब्द का अर्थ किसी विशेष स्थान से नहीं होता है, बल्कि उस समस्त क्षेत्र से होता है। वो सारी क्षेत्र होता है जिसमें क्रेता और विक्रेता फैले होते हैं, जिसमें खरीदार और विक्रेता बेचने वाले फैले होते हैं और आपस में स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा करते हैं। क्या है, आपस में स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा करते हैं।
बी नंबर है क्रेता और विक्रेताओं की उपस्थिति। कोई भी क्षेत्र बाजार तभी कल आता है जब उस क्षेत्र में क्रेता और विक्रेता दोनों की उपस्थिति होती है। क्या है? क्रेता और विक्रेताओं की उपस्थिति। कोई भी क्षेत्र बाजार सभी आता है जब इस क्षेत्र में क्रेता और विक्रेता दोनों की उपस्थिति होती है। सी नंबर हमारा कह रहा है कि अर्थशास्त्र में प्रत्येक वस्तु के लिए एक अलग बाजार होता है। क्या होता है? अर्थशास्त्र में प्रत्येक वस्तु के लिए एक अलग बाजार होता है, जैसे गेहूं का बाजार, चीनी का बाजार। डी नंबर है कि बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं में प्रतिस्पर्धा पाई जाने के कारण समस्त क्षेत्र में एक वस्तु का एक ही मूल्य होता है। देखिए, आपने देखा होगा कि बाजार में कंपटीशन होती है। क्या होती है? बाजार में बहुत सारे खरीदार होते हैं तो बहुत सारे बेचने वाले भी होते हैं, तो क्या होता है? आपस में कंपटीशन होता है, जिसके कारण कि वहाँ पूरे बाजार में क्या होता है? एक वस्तु की एक ही कीमत होती है। एज फॉर जैसे कि एक बाजार में अगर आलू आज 22 रुपये के जी है तो लगभग पूरे बाजार में आलू का कीमत क्या होगा? 22 रुपये के जी होगा, क्योंकि वहाँ पे प्रतिस्पर्धा होगी, कंपटीशन होगी। क्योंकि अगर हम वहाँ पे 24 रुपये के जी कर रहे हैं तो कोई भी हमारे से वस्तुएं नहीं खरीदेगी। चलिए, ये था हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन था हमारा। इसके साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। और देखिए, आज अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकूँ। और देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और इस तरह के और वीडियो चाहते हैं तो आप एक लाइक करके आप हमारे मनोबल को प्लीज़ बढ़ा दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।